स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक नोट करिएगा मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ all observations upon number of observations। यहां लिखना अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये है कि कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर की कोई ग्रुपिंग नहीं करी गई है, वो नंबर्स जो हैं वो ऐसे ही फैला दिए गए, ऐसे ही उनको घेर दिया गया नंबर्स को। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। Find the mean of the following observations अच्छा, तो इसका मीन निकालना है। तो मीन निकाल कर आप क्या करेंगे, मीन जो है उसको ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल एक्स लिखो और उसके ऊपर ना एक बार लगा दो, इसको बोलते हैं एक्स बार। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सबको ऐड कर दो। 24 प्लस 25 प्लस 31 प्लस 33, 24 25 31 33 26 28 26 28 31 22 अपॉन 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जरा सबको ऐड करो भाई, 8 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन 8 कर दिया। 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 प्लस 6 19 प्लस 8 27 प्लस 1 28 प्लस 2 30 3 कैरी आ गया। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20 प्लस 2 22। तो 220 अपॉन 8 डिवाइड करो। 8 2 जा 16, 22 माइनस 16 कितना हो गया 6, 6 0 60, तो 8 7 जा 56, 60 माइनस 56 कितना हो गया 4, 4 0 40, 8 5 जा 40, तो मीन आ गया 27.5। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज, मीन को एवरेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीन निकाल लिया इस डेटा का। ये डेटा कैसा है कि ये डेटा आपको जब कॉमा कॉमा करके कुछ नंबर्स दे रखे हो, तो जब कोई ग्रुपिंग ना कर रखी हो, इसको ऐसे ही दे रखा हो, तो तब उसको बोल देते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ये देखो दिखाई दे रहा है, तो वही मतलब मैं अब देख रहा हूँ कि छोटे छोटे गमले ये इतना हिल रहे हैं तो बाहर कितनी हवा चल रही है। खैर, तो ये हमारा मीन हो गया अनग्रुप्ड डेटा का। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है कि जिसकी किसी भी तरीके की कोई ग्रुपिंग ना कर रखी हो। फिर बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की। ग्रुप्ड डेटा ना एक सीक्वेंशियली और प्रॉपरली जब चीज़ों को लिखा जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि ग्रुप करके लिखा हुआ है, ग्रुपिंग कर रखी है इसकी। तो ग्रुप्ड डेटा हमारा ऐसा हो गया कि जैसे हमने बोला कि इस क्लास में, कोई भी एक क्लास है, कि इस क्लास में 10 नंबर से 20 नंबर के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमने कहा 5 बच्चे हैं जिनके 10 से 20 नंबर के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं। अच्छा, 20 से 30 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो हमने कहा कि 8 बच्चे ऐसे हैं। ठीक, तो हमने क्या करा कि एक प्रॉपर चार्ट बना दिया, और नहीं तो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के नंबर आप ऐसे फैला कर लिखेंगे, है ना, कि ये नंबर आए हैं 21 22 31 41 42, इस तरीके से आप कॉमा कर करके लिखेंगे तो वो अनग्रुप्ड डेटा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी डेटा को प्रॉपरली ग्रुपिंग करके लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप्ड डेटा में फ्रीक्वेंसी भी आती है। तो अगर मुझे ग्रुप्ड डेटा का
मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? अब आप नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप्ड डेटा में इसके भी दो पार्ट्स कर लेंगे, लिखेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यहां लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस। एक तो हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आप लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा हो गया ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में सबसे पहले देखिए, ग्रुप्ड डेटा का मतलब ही ये है कि जहां पर नंबर्स जो है वो प्रॉपर ग्रुप बनाकर दे रखे हों, मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह वहां पर दे रखी होती है इनको। अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? जहां पर रेंज दे रखी होती है कि 10 से 20 वाले बच्चे कितने, इतने, 20 से 30 वाले बच्चे कितने, इतने, 30 से 40 इतने, 40 से 50 इतने। तो जहाँ रेंज दे रखी होती है उसको हम बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन में डेटा दे रखा है, वो कंटिन्यूअस हो गया। और जहाँ पर केवल एक एक नंबर दे रखा है, एक एक नंबर मतलब क्लास में बच्चों का वजन मेजर करा जा रहा है, तो ये कहा गया कि 40 किलो वाले बच्चे कितने, तो 40 किलोग्राम। कितने बच्चे? 12 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 40 के बाद सीधा बोला कि 41 किलोग्राम, तो 41 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे 41 वाले। फिर 42 किलोग्राम। तो जहाँ पर सिर्फ एक एक वैल्यू होती है, जैसे सिर्फ 40 किलोग्राम बोल रहे हैं ना, इसको डिस्क्रीट बोलेंगे। अगर कहीं हमसे ये कह दिया जाए कि नहीं भाई आप ये बताओ 40 किलोग्राम से 45 किलोग्राम के बीच में लाई करने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर आपको एक रेंज दे दी गई, तो रेंज मतलब कॉन्टिन्यूअस और सिर्फ सिंगल वैल्यू मतलब डिस्क्रीट। तो दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी जो कि कंटिन्यूअस के लिए 2-3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन डिस्क्रीट के लिए एक ही फॉर्मूला बनेगा। आप लिखें यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N, where कैपिटल N इज इक्वल टू सिग्मा fi। ये जो कैपिटल N है, कैपिटल N होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। दिस इज कॉल्ड कैपिटल N, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। कंटिन्यूअस में भी बताऊंगा, मामूली सा अंतर है, याद हो जाएंगे फॉर्मूले। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अच्छा, ये जो सिग्मा fi xi है ना, इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहली वैल्यू होगी f1 x1, दूसरी वैल्यू होगी f2 x2, तीसरी वैल्यू f3 x3, f4 x4, ये सारी की वैल्यूज ऐड होती चली जाएंगी। तो जरा देखो आप इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सर वो f1 है या फिर fi है? fi xi। एग्जाम्पल 1 देखिएगा। एग्जाम्पल 1 में देखिए यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड
मार्क्स जो है बस मार्क्स कितने आए बच्चों के ये लिख दीजिए XI। ये है 10, 20, 36, 40, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, 70 to 80, 88, 70 to 80, 70 to 80, 88, 90 to 95। ये तो मार्क्स हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो काउंटिंग होती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, ये जो काउंटिंग होती है इसी को फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो याद रखना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ बच्चों के नंबर आए हुए हैं। ये तो ये नंबर जो है ये बच्चों का डेटा है, लेकिन बच्चे कितने, वो काउंटिंग कितनी, वो जो काउंटिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादातर केसेस में यही होगा, नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जितना भी है नंबर, कितने बच्चे, कितने आदमी, कितनी औरतें, तो ये जो काउंटिंग आती है तो ये क्या होगा, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चाहे मेंशन हो चाहे ना हो, ये आपको खुद ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये हो जाएगा FI। अब ये वैल्यू दे रखी है, अभी तक जो भी मैं लिख रहा हूँ इसमें मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं करा, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। डेटा मिसमैच ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए एरो लगा रहा हूँ। आपके लिए एरो लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको जो शीट मिलेगी वो तो लाइन वाली शीट होगी, ठीक है। तो दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ कितना था, 10, 20, 36, 40, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, फिर 70 to 80, 88, 92, 70 to 80, 88, 92 एंड लास्टली 95। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, ठीक है। फिर दे रखा है 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, FI मल्टीप्लाई बाई XI। फिर से मैं एरो लगा रहा हूँ, देखिए FI ये है, ये वाली वैल्यू पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FI मतलब F1, और ये पहला मार्क्स बच्चों के, तो X1, F1 X1, 1 into 10, 10, 1 into 20, 20, 3 into 36, 108, 4 into 40, 160, 3 into 50, 150, 56 into 2, 112, 4 into 60, 240, 4 into 70, 280, and 1 into 72, 72, 1 into 80, 80, 2 into 88, 2 8s are 16, 2 8s are 16, or 1 70, 176, 3 into 92, 3 2s are 6, 3 9s are 27। अब मुझे क्या करना है, ये जितने भी FI XI हैं सबको ऐड कर देना है, तो सिग्मा FI XI, इनको सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 0, 0 plus 0, ये 8 हो गया, 8 plus 2 10 plus 2 12 plus 6, 12 plus 6 18 plus 6, 18 plus 6 हो गया 24 और 5 29, ठीक है। 2 कैरी आ गया, 2 plus 9 11, 2 plus 9 11, 11 plus 7 18 plus 7 25 plus 8 33 plus 7 40 plus 8 48 plus 4 52 plus 1 53 plus 5 58 plus 6 64 or 2 66 or 1 67, 6 कैरी आ गया, 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 2 11 plus 2 13 plus 1
14 + 1 15 + 1 16 + 1 17 1779। उसके बाद ये जो कैपिटल है ना डिनोमिनेटर में, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई तो मिल गया। अब जो कैपिटल एन है ये क्या है, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। इनको सबको ऐड करो, 1 + 1 2 + 3 4, 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 14 + 8 22 22 और 22 और 4 22 और 4 26 26 और 4 30 30 हो गया। चलिए जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है बेटा, 1779 1779 और कैपिटल एन क्या है 30। सर हर क्वेश्चन में से टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ जी, हर क्वेश्चन में अभी 1779 है, तो 1779 को आप देखिए कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। 1 + 7 8 8 + 7 15 और 15 और 9 24, बिल्कुल होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो भी पूरा नंबर हमको दे रखा है उसकी सारी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर वो पूरा बड़ा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 = 15, 17 - 15 कितना हो गया 2 2 7 27, तो 3 9 = 27 और 3 3 = 9 और 3 10 = 30। बेटा ये हो गया 593/10, जिसको हम क्या बोलेंगे 59.3। तो 59.3 बच्चों के मार्क्स का मीन आ गया, मतलब एवरेज मार्क्स आ गया 59.3। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर है तो अब अगला वाला देखते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हर क्वेश्चन में यही होगा, तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें कोई अलग टाइप का क्वेश्चन ले आऊँगा। तो सभी क्वेश्चंस में अंतर क्या होगा कि सिर्फ डेटा चेंज कर देंगे। तो अब मैं एक बार दोबारा से देखता हूँ, जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन का मतलब क्या है कि एक तो हमको डेटा ना ऐसे ही फैला कर दे दिया बस, तो वो क्या कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में क्या करना होता है, मीन में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तो अनग्रुप्ड डेटा हो गया। फिर दूसरा आता है ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा 2 तरीके का होता है, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक्स की जो मार्क्स है उनकी केवल एक एक वैल्यू दे रखी है। 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, एक ही बच्चा है जिसके 10 नंबर है। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनके 10 और 20 के बीच में नंबर आएंगे, लेकिन 10 और 20 के बीच वाला कोई बच्चा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये वाला डेटा भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा फैला हुआ है ये वाला डेटा भी, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचो कि अगर 30 बच्चों का के लिए मेरे को लिखना पड़ता तो कैसे लिखता, 10 नंबर एक बच्चे के तो 10, 20, 36 को मैं लिखता कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 बच्चे 36, 36, 36। तो वो जो 30 बच्चों के मार्क्स हम फैलाकर लिखते हैं उसकी थोड़ी सी ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। इसको फर्दर और श्रिंक करने के लिए अलग टाइप का डेटा यूज करा जाता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें रेंज बना दूंगा मैं कि इस नंबर से इस नंबर के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, ठीक है। तो अगला जो है वो आप नोट करेंगे, हाँ जी, अगला नोट करिएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें मीन निकालने के 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड,
दूसरा है assumed mean method, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। उसके बाद आगे लिख रहा हूं, जो मालूम नहीं कर लो, कुछ फिर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान सा है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको याद करने में दिक्कत होगी ही नहीं, आसानी से बता दूंगा उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा उस फॉर्मूले का। देखो ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये तो समझ में आ गया। अब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करूंगा, ये जो एक्स आई है ना, इस एक्स आई की जगह डी आई लिख देना है आपको, बस डी आई। आप ऐसे लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। वेयर ए इज assumed mean and di is equal to xi minus a। बस ये नोट कर लो। assumed mean का मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन में बता दूं। assumed mean का मतलब ये है कि देखो मीन तो हम निकाल ही रहे हैं, assumed mean कि भाई ये हमारा assume करा हुआ मीन है, ये हमने assume कर लिया। assume क्या कर सकते हैं, कुछ भी, 100, 1000, 1 लाख, कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर मान लो आपका जो मन करे, ठीक है। 420, 786, कुछ भी नंबर मानो, जो भी आपका नंबर लगता है। लेकिन वो नंबर लेने का भी एक तरीका होता है, वो अभी बता दूंगा मैं आपको, कि ताकि हमारा क्वेश्चन जो है हम आसान बनाने के लिए ये assumed mean मेथड कर रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड तो थका देगा आपको, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन होगी कि ये मेथड जो लग रहा है कि यार बड़ा आसान है मीन तो ये मेथड थका देगा। और हम जरा सी चीज से बचना चाहते हैं, यार इसमें ए कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, फिर डी आई निकालना पड़ेगा, ये नहीं, मेरे को नहीं करना। क्या है एज्यूम मीन मेथड, लंबा मेथड है। तो आप ये देखोगे कि जरूरी लंबा लगेगा आपको लग रहा है कि इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, इसका जो चुन्नू सा फॉर्मूला जरा सा हो जाएगा, तो ऐसा लगता है। लेकिन है क्या कि ये वाला जो मेथड है, जब आप ये यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी सिंप्लीफाई होगी, ठीक है ना। तो हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी 10 से नीचे तक का ही टेबल हो, तो 8 3 24, 9 3 27, 9 7 63, फटाफट उनको याद हुआ पड़ा है। लेकिन जैसे ही 10 से 15 तक हम पहुंचते हैं तो हमको लगता नहीं यार ये 10 से 15 के टेबल ना थोड़ा सा टफ है। फिर उसके बाद 15 और 20 के बीच के टेबल थोड़े और टफ है। फिर 20 से ऊपर के टेबल के लिए तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम उस मेहनत से बचना चाहते हैं, तो हम बच जाएंगे इसमें। अब दूसरा नोट करें आप, तो मैंने करा क्या यहाँ पर, बस आप ये देख लीजिए कि एफ आई एक्स आई अपॉन एन तो था ही, ये तो था ही एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई की जगह डी आई डाल दिया और ए ऐड कर दिया, बस याद रहेगा, ठीक। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार क्या होगा, ए प्लस ये जो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन है, तो इसमें आप क्या करें, इसको एफ आई डी आई की जगह कर दो एफ आई यू आई अपॉन एन, और यहां पर कर दो 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच। बस आपने क्या करा, फॉर्मूला बिल्कुल यही, डी आई की जगह यू आई डाल दिया और यहां पर एच से डिवाइड कर दिया। नहीं सॉरी, एच से मल्टीप्लाई,
x से मल्टीप्लाई करिए, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, x से मल्टीप्लाई, ठीक है। वेयर a is assumed mean and ui is equal to xi minus a upon h। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते तो क्या करना होता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर दो। किसी एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते तो जो नंबर ऐड कर रहे हो वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, मैंने xi में से a को सब्ट्रैक्ट करा था तो फिर a को ऐड कर दिया, तो फिर a को ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या xi में से a को सब्ट्रैक्ट भी करा है और h से डिवाइड भी करा है, a को सब्ट्रैक्ट करा है तो a को ऐड कर दिया, h से डिवाइड करा है तो h को मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये तरीका है बस याद रखने का। तो ये पहला फॉर्मूला जो कि बेहद आसान है लेकिन क्वेश्चन को बेहद मुश्किल बना देता है। ये दूसरा फॉर्मूला ये क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना देता है, और ये तीसरा फॉर्मूला है तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट बना देता है। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं, स्टेप डेविएशन को। ये 3 मेथड है, ठीक है। 2 तरीके आपको समझ में आ गए मीन को सॉल्व करने के। अब आपको एक ही क्वेश्चन इस मेथड से, इस मेथड से और इस मेथड से बताता हूँ, और आपको बिल्कुल क्लियर, मीन में दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। देखिए जी सर हमने कोई क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से करा है तो मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे सर, क्योंकि वो कट गया है ना। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कट गया है तो बस टीचर्स के लिए तो कटा है, पेपर सेटर के लिए तो कटा है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दीजिएगा। फिर भी अगर लगता है कि नहीं भाई नहीं स्टेप डेविएशन से नहीं करना, हमें रिस्क नहीं लेना, तो इससे कर दो। लेकिन जब आप ये तीनों मेथड देख लोगे ना तो आपका मन करेगा कि मैं इससे कर दूं, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इसमें है हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा वो लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा। क्वेश्चन है बेटा, हाँ, फाइंड द मीन। आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। से 25, 25 से 40, से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और लास्ट में है 85 to 100। to 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दे रखा है? 2, 3, 7, 6, 6, 3, 7, सर 25 वाले कौन से आएंगे? 6। क्या 25 वाले? हाँ बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको पहले डायरेक्ट से, फिर एज्यूम मीन से, फिर स्टेप डेविएशन से, तीनों से करेंगे। मीन निकालना है, उन्होंने कोई मेथड नहीं बोला है आपको कि इस मेथड से निकालना, ठीक है। और याद रखना जनरली एग्जाम में 99% ऑफ द टाइम्स आपसे मेथड नहीं बोला जाता। जब आप क्वेश्चन का डेटा देखते हो तो आप खुद लगाते हो अंदाजा कि मैं किससे करूँ, ठीक है, किससे आपको आसान पड़ रहा है।
तो वो कभी बोलते नहीं है कि आप इस मेथड से करिए। तो यहाँ देखिएगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल में है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। उसके बाद जब भी ऐसा डेटा मेरे को दे रखा होता है ना, तो जब भी कंटिन्यूअस मेरे को दे रखा है, तो मैं फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो नंबर, बच्चों की गिनती, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी बोलूँगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है तो टेबल बनाते टाइम हम फ्रीक्वेंसी लिखने की जल्दी नहीं दिखाएंगे। हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे बेटा मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज लिखो या मत लिखो, मिड वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स आई भी लिख दे तो भी चलेगा, वो टीचर उतना बारीकी में नहीं जाएगा कि बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है। अब देखिएगा आपको क्या करना होगा इसमें, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको मिड वैल्यू अगर किसी भी चीज़ की निकालनी है, मान लो आपसे ये कहा जाए कि 7, एक चीज़ है आपके पास 7 और एक है 3, दो डेटा है, इनकी मिड वैल्यू निकालो। तो आप मिड वैल्यू का मतलब होता है उनका दोनों का एवरेज, उनका दोनों का मीन। तो आप दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो आपको क्या करना है, 10 + 25 करोगे और डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 17.5। ये होती है इनकी मिड वैल्यूज। 25 और 40 का मिड वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 65, कितना 32.5। अब आप एक बड़ा ना, इसमें बड़ा ही अच्छा रिलेशन आप देखेंगे, वो रिलेशन ये है कि 10 से 25 के बीच में गैप देखिए कितना है, 15, ठीक है। 25 से 40 के बीच में 15। तो मैं यहाँ से नीचे तक अगर आता हूँ तो मैं यूनिफॉर्म गैपिंग देख रहा हूँ, यूनिफॉर्म गैप है 15-15 का, ठीक है। तो 17.5 आपने निकाला, फिर 32.5 निकाला, तो इन दोनों में भी गैप 15 का ही आएगा। तो 32.5 में क्या करो, अब इसकी मिड वैल्यू मत निकालो, 32.5 में 15 ऐड कर दो, बताओ कितना हो जाएगा, बोलो 47.5। इसमें 15 ऐड करो, कितना 62.5। इसमें 15 ऐड करिए, बताओ 77.5। और इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना 92.5। और रेड एफएम नहीं, वो 93.5 होता है, ठीक है। तो ये हमारी मिड वैल्यूज हो गई। उसके बाद फिर हम आते हैं फ्रीक्वेंसीज पर। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। चलिए जी, फ्रीक्वेंसी ये कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, टू 3 7 6 6 6, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एफ आई एक्स आई। क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी मुझे डी आई वगैरह कुछ नहीं निकालना। एफ आई एक्स आई, इसमें 2 × 17.5 कितना हो जाएगा बेटा 35, 3 × 32.5। अब यहाँ से ना हम थोड़े थकने शुरू हो जाएंगे। 3 5 = 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 = 6 और 1 7, 3 3 = 9, 97.5। फिर 7 5 = 35, 3 कैरी आ गया, 7 7 = 49 और 3 52, 5 कैरी आ गया, 7 4 = 28 और 5 33। सही है। फिर 6 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 6 5 = 30, 3 कैरी आ गया, 6 2 = 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया, 6 6 = 36 और 1 37। फिर 6 5 = 30, 3 कैरी आ गया, 6 7 = 42 और 3 45, 4 कैरी आ गया, 6 7 = 42 और 4 46। फिर 6 5 = 30, 3 कैरी आ गया, 6 2 = 12 और 3 15 15। फिर 1 कैरी आ गया, 6 9 = 54 और 1 55। सही है।
तो यहाँ क्या है ना, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं। फिर भी सबको ऐड करो, 5 + 5 10, तो इधर आ गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6 + 7 13 + 2 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30, 3 कैरी आ गया, 3 + 3 6 + 9 15 + 3 18 + 7 25 + 6 31 + 5 36, 3 कैरी, 3 + 5 8 + 4 12 + 3 12 + 3 15 + 3 18। तो बेटा ये आ गया 1860। मैं एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है 1860। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐड कर देना है, मतलब कैपिटल M = सिग्मा Fi। तो 2 + 3 5 + 7 12 12 और 18 कितना हो गया 30, समझ गए। तो 1860/30, तो मीन कितना हो गया, मैं इधर कर रहा हूँ, इधर ऊपर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, अब सिग्मा Fi कितना है 1860 अपॉन n कितना है 30, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 62 आ गया, मीन की वैल्यू आ गई 62। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, विदिशा, न्यासा, शगुन, पालकी, मुदित, इशिता। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने देखा कॉन्टिन्यूअस में और डिस्क्रीट में अंतर क्या है भाई। कॉन्टिन्यूअस में मेरे को ये रेंज दे रखी होती है, डिस्क्रीट में रेंज नहीं दे रखी होती, तो मैं एक एक सिंगल वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? इनका मिड वैल्यू निकालकर। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अब सवाल जो तुमने पूछा था वो क्या, इसको 25 को इसमें मानूंगा या इसमें मानूंगा, ये बताओ। 10 को किस में मानेंगे, फर्स्ट वाले में मानना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि उससे पहले की कोई रेंज दे ही नहीं रखी है। इसका मतलब जब लोअर लिमिट को मैंने इस पूरी उसमें मान लिया तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दो। अपर लिमिट मतलब फिर 25 को इसमें नहीं लेंगे, लोअर लिमिट को इसमें लेना मेरी मजबूरी बन गई। तो इसका मतलब जब मैंने 10 को इस वाले में लिया है तो फिर 25 को भी इस वाले में लूंगा, फिर मैं 40 को भी इस वाले में लूंगा। तो इस वजह से लोअर लिमिट को लेते हैं, अपर लिमिट को छोड़ देते हैं। समझ गए? अच्छा, ये रूल हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी हमको, तो हम सोचते ही नहीं इस बारे में, हम इस बारे में सोचते ही नहीं। हम तो ये सोचेंगे कि सबसे पहले वाले को पकड़ दो, ये बताओ यार इसको 10 को किस में लोगे, तो एकदम से दिमाग में आएगा भाई 10 तो बेचारा छूट जाएगा। अगर 10 को एक्सक्लूड कर दिया मतलब रिमूव कर दिया, तो 10 को तो मुझे इसमें ही लेना पड़ेगा। तो भाई फिर 25 को भी इसी में लो, 40 को भी इसी में लो, 55 को भी इसी में लो, तो अपर लिमिट को छोड़ देते हैं। क्लियर? मिड वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें रेंज होती है, डिस्क्रीट का मतलब जिसमें रेंज नहीं होती, अनग्रुप्ड का मतलब जिसमें सारा डेटा फैला कर दे रखा होता है। ऐड ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं जी हम किस पर, एज्यूम्ड मीन मेथड पर। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में मुझे एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो एज्यूम्ड मीन में ना कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या होता है, ये जो मिड वैल्यूज निकली है ना, ये जो मिड वैल्यूज निकली है इन्हीं में से कोई वैल्यू ले लो तो बड़ा आसान रहेगा। और कोशिश करके इनके बीच की कोई वैल्यू ले लो। तो मुझे 62.5 ये वाली वैल्यू थोड़ी ठीक सी लग रही है, तो मैंने वैसे ही ले लिया, ऐसे ले लिया 62.5। तो इसको आपको दिखाना भी नहीं है, आपको क्या करना है, जो मिड वैल्यूज निकली है बस इनमें से एक वैल्यू को एनसर्कल कर दो। ये एनसर्कल करना एक प्रोसेस है, ये एनसर्कल करना ये एक तरीका है। ये कोई भी टीचर आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप लिख दो लेट द एज्यूम्ड मीन बी दिस, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसर्कल करने का मतलब ही ये है कि आपने इसको एज्यूम्ड मीन लिया है। ठीक है, ये करने के बाद में तो इसके बाद देखना जी, अब ये वाला जो हमने कर रखा था ये FI XI, ये किस लिए निकाला हमने, डायरेक्ट मेथड के लिए। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मुझे जरूरत है DI की। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, x बार इज इक्वल टू XI की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ DI। तो सिग्मा FI DI अपॉन n और a और ऐड कर दो बस। ठीक है, अब क्या करना है, आप DI निकालेंगे तो DI मैंने क्या लिखवाया था, XI माइनस a।
ठीक है जी, एक्स आई क्या है 17.5, 17.5 में से 62.5 को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कितना आएगा। माइनस का 45 आ गया, ठीक है। 32.5 में से 62.5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया -30। तो अब आगे कुछ करने की जरूरत है, कम कम करते जाओ 15 के टेबल को, एक्चुअली बढ़ाते जाओ, है ना। तो -15, फिर 0, फिर 15, फिर 30, ये आ गया डी आई। अब एफ आई डी आई करो, एफ आई डी आई। तो अब आप ये देखेंगे, ये जो पॉइंट वाले जो नंबर आ रहे थे ना, ये मुझे परेशान कर रहे थे पॉइंट वाले। तो अब क्या हुआ कि पॉइंट वाले नंबर खत्म हो गए। अब मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में आप थोड़ा सा आपको आसानी महसूस होगी। कैसे? 2 × -45, फटाफट आप खुद ही बता दोगे ऐसे ही, -90। ठीक है, याद रखना एफ आई इंटू डी आई करना। ये मैं एक चीज बता रहा हूँ, सब बच्चों को ध्यान देना। गलती क्या हो जाती है कि हम गलती से एक्स आई इंटू डी आई कर देते हैं ना, एफ आई इंटू डी आई। अगर कर भी रहे हो ना, एक फ्लो में करते जा रहे हो, तो अपने आप को रोक लो, एक बार रोक लो कि भाई दोबारा देखूंगा मैं। तो स्टैटिस्टिक्स में होती है कैलकुलेशन मिस्टेक है, और कुछ है ही नहीं इसमें मिस्टेक होने लायक। फॉर्मूला याद है, फटाफट कर दिया। तो अब आप ये देखो, एफ आई को ही डी आई में मल्टीप्लाई करना है। 2 × -45 -90, 3 × -30 -90, 7 × -15 -105, 6 × 0 0, 6 × 15 90, और 6 × 30 180। तो आप ये देखो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने में मुझे टाइम लग रहा था, यहाँ टाइम थोड़ा सा कम लगा है। अभी जब आगे देखेंगे ना स्टेप डेविएशन, तो और भी कम लगेगा टाइम। अब देखो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, मतलब एफ आई डी आई आ गया, तो सिग्मा करना है, मतलब इनको सबको ऐड करना है। अब ऐड करने में मैं देख रहा हूँ दो अलग अलग तरीके के नंबर है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो अगर इनको पहले तो नेगेटिव वालों को ऐड कर लो, तो 90 90 कितना हो गया 180, 180 और 105 कितना हो गया 285। ठीक है, अच्छा, और 180 और 90 ये कितना हो गया 270। तो प्लस का 270 माइनस का 285, तो क्या हो गया इनका एडिशन? एडिशन क्या आ गया -15, बिल्कुल ठीक, ये आ गया -15। तो ये भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, ये भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। कहाँ 1860 बड़ी वैल्यू और कहाँ छोटी सी वैल्यू -15। सिग्मा एफ आई इज नॉट गोइंग टू चेंज, कैपिटल एन तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर ए क्या दिया था 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है -15 और एन क्या है 30। ये क्या आ गया 1/2 यानी कि 0.5। 62.5 प्लस माइनस 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 0.5, मीन आ गया 62। तो आप उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, मीन तो सेम ही आना है। यहाँ तक बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? समझ गए? चलिए जी, अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से, और ये देखते हैं कि स्टेप डेविएशन से ये और आसान किस तरह से हो जाता है। सर एज्यूम मीन में हमको एफ आई एक्स नहीं निकालना ना, कुछ नहीं। एज्यूम्ड मीन में आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में क्लास इंटरवल तो लिखेंगे ही, मिड वैल्यूज निकालेंगे ही, एफ आई निकालेंगे ही, ये नहीं करना, और बस ये दो एफ आई एक्स आई नहीं निकालना, नहीं तो शॉर्टकट का फायदा क्या होगा। ठीक, अब देखिए इस टेबल में तो मैं अब नहीं करूंगा। अब मैं ये आगे के ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये 3 कॉलम मिटाने वाला हूं। अगर नोट नहीं करा हो तो कर लो। कर लिया बेटा सबने नोट? मैंने स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों एक ही टेबल में बताया है आपको। ठीक है, हम सेम क्वेश्चन को करेंगे हम स्टेप डेविएशन से। सर मीडियन और मोड के इसमें फॉर्मूला है। हाँ, मीडियन और मोड के भी इसमें फॉर्मूला है ना, इतने नहीं है। तुम सबसे आसान चैप्टर में टेंशन हो रही है तुम्हें। कब है पेपर? परसों। मीडियम मोड कल करा दूंगा, हो जाए। अच्छा, मोड पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड। जैसे मान लो इसमें आपसे पूछने की मोड क्या है, तो आप ये कहेंगे भाई ये भी मोड है, ये भी मोड है, ये भी मोड है।
ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी ये वाला हो गया 40 to 55 वाला। तो ये हमारी हो जाती है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास का एक ही फॉर्मूला होता है, उसमें ये नहीं है कि एक डायरेक्ट मेथड, एक ये मेथड, एक वो मेथड, ना, एक ही फॉर्मूला। तो वहाँ दो तरीके हैं आपके, एक तो आपका अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा में मोड में तो कुछ भी नहीं, अनग्रुप्ड डेटा में तो आप ये देखोगे सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी चीज़ हो रही है, तो आप ये कहेंगे ये वाली सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ये मोड हो गया। मोड भी ज़्यादा आसान है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले मीन बता दिया जो ज़्यादा सर खपाता है, उसके बाद में मीडियन थोड़ा कम, और मोड तो बिल्कुल ही आसान। देखो अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब मैं निकालूंगा बेटा इसमें स्टेप डेविएशन करूँगा। तो स्टेप डेविएशन में मुझे निकालना होता है यूआई। ui इज xi माइनस a अपॉन h। अब सवाल ये उठता है कि ये h क्या है? h होता है क्लास विड्थ, कितनी विड्थ है, तो 15-15 का गैप है सब में। मैंने अज्यूम मीन यही मान रखा है 62.5, तो xi माइनस a अपॉन h क्या हो जाएगा? 17.5 माइनस 62.5। मैं पहला यहाँ पर लिख देता हूँ 17.5 माइनस 62.5 अपॉन h क्या है 15। तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3 आ गया। 17.5 माइनस 62.5 क्या हो जाएगा? माइनस 45। माइनस 45 अपॉन 15 माइनस 3, 15 3 45। आगे चलो 32.5 माइनस 62.5, मैं सीधा लिख रहा हूँ 32.5 माइनस 62.5 अपॉन 15 माइनस 2। ये वैल्यू क्या आएगी अगली? -1, अगली वैल्यू 0, अगली वैल्यू 1, अगली वैल्यू 2। हाँ जी, सिग्मा एफ आई यू आई करके जरा बताना कैसी वैल्यू आ रही है, खतरनाक तो नहीं है ज़्यादा? -3 और -2, सॉरी -2 और -1, +1 और +2 से कट गया तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -3, खत्म। ठीक है, और n जो है वो हम निकाल ही चुके हैं। तो मीन ना इतने से मैं निकाल दूंगा यहाँ पर, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल N। ठीक है, अब a क्या है? 62.5 प्लस h क्या है? ये जो विड्थ थी, विड्थ कितनी थी? 15 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? माइनस का 3 अपॉन कैपिटल N कितना है? 30। तो 3 10 30। टोटल कैसे हुई? सर H15 है। हाँ H15 है सर 30 है। अच्छा बहुत है ये n को लिया ना मैंने, गड़बड़ क्या हुई इसमें? सर 62.5 प्लस 1.5 हो जाएगा, माइनस बनेगा ना बेटा। तो 62.5 माइनस 1.5 करके रिजल्ट कैसे गड़बड़ आ रहा है हमारा? गड़बड़ तो होना ही था। गलत कर दिया ना ये, ऐसी गलतियां हो जाती हैं स्टैटिस्टिक्स में, ध्यान रखना। ये यूआई है, एफ आई यू आई का एडिशन करना था मेरे को, यूआई का एडिशन नहीं। तो पहले एफ आई यू आई तो करेंगे। तो एफ आई यू आई क्या होगा? देखिए माइनस ये एफ आई और ये यू आई है, तो 2 इंटू -3 क्या हो गया? -6। 3 इंटू -2 -6। 7 इंटू -1 -7। 6 इंटू 0 0। 6 इंटू 1 6। 6 इंटू 2 12। यहाँ करिए सिग्मा एफ आई यू आई, वो मैंने गलती से यू आई को ही ऐड कर दिया तो वो गलत हो गया। तो इसको लिखें आप, देखिए 12 प्लस 6 कितना हो गया? प्लस का 18, और यहाँ 6 और 6 12, और 12 और 7 -19, माइनस कितना हो गया? माइनस का 1। तो सिग्मा एफ आई यू आई हो गया -1। और अब इसको इधर कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। तो फिर मीन कैसे निकलेगा?
ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एम। तो ए यहाँ पर है 62.5 प्लस एच कितना है 15 और ये है -1 और ये है 30। 15 2 30 1/2 0.5 62.5 माइनस 0.5 मतलब 62। तो आपने ये देखा होगा कि ये वाला मेथड जो है ये मतलब जो चीज़ आसान है ना वही कटवाई जा रही है, पता नहीं क्यों सिलेबस में से। और आप इसको कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर डालेंगे नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप कल के लिए एक बात बताता हूँ, आपका परसों एग्जाम है तो कल के लिए मैं एक काम करता हूँ, आप 3:30 बजे आ सकते हैं। 3:30 बजे वाले कई बार ऐसा होता है कि मान लो मीडियन है या मोड है, तो मेरी पूरी कोशिश है 1 घंटे में 100% निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा पक्का। और बाई चांस अगर कुछ गैप रह गया, कुछ वो रह गया कि भाई थोड़ा बहुत बच गया है, तो मैं फिर 8 to 9 वाले में भी करा दूंगा। तो स्टैटिस्टिक्स की मेरी जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन मत लेना। मीन प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट आए कल पूछ लेना मेरे से, दोपहर वाले बैच में 3:30 बजे आ जाना। तो स्टैटिस्टिक्स की कल गारंटी है कि कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक। और अच्छा एपी में कोई डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लेना कल मेरे से। 2 टाइम है आपके पास, 3:30 से 4:30 और 8 से 9, दोनों में ही आना है कल दोनों में आना है, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके। ओके